हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी रहने वाला। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको इस बार ही सिलेबस में ऐड किया गया। इससे पहले ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अभी इस साल से कंटिन्यू इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, जिस तरह से इसके वीडियो को इंटरेस्टिंग वे में कवर किए थे, उसी तरह से उसी फॉर्मेट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया टू ब्रिटेन जो है कॉटन टेक्सटाइल डिक्लाइन होने का मेन कारण क्या था? इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, टैरिफ क्या मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटीज को आप ऐड कर देते हो ज्यादा, तो जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाता है? वो डिक्लाइन कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, और सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल टू ब्रिटेन डिक्लाइन, इंडिया डिड नॉट लूज मच, व्हाई? बोल रहा है कि व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल टू ब्रिटेन डिक्लाइन, जब ब्रिटेन से कॉटन टेक्सटाइल हम लोग डिक्लाइन हो गया था एक्सपोर्ट, इंडिया डिड नॉट लूज मच, इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। इसका मेन रीजन क्या था? बिकॉज डिमांड फॉर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन अमेरिका इंक्रीज। ब्रिटेन के अलावा और जो डिफरेंट कंट्री थे, जैसे कि वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड यूएसए था, यूएसए के रिगार्डिंग, यूएसए जिस कॉन्टिनेंट में लाइज करता है उस कॉन्टिनेंट में और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जहां पे इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल की डिमांड काफी ज्यादा थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुमेन इन यूरोप स्टेप्ड इनटू जॉब विच अर्लियर मेन वेर एक्सपेक्टेड टू डू, व्हाट वाज द रीजन? इसके पीछे मेन रीजन क्या था? बिकॉज मेन वेंट टू बैटल, मेन जो थे मैक्सिमम लोग जो थे वो बैटल फील्ड में इन्वॉल्व थे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया था? जो वुमेन थी वो डिफरेंट तरह की जॉब कर रही थी, क्योंकि ऑक्यूपेशन के लिए या सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई जॉब रिक्वायर्ड रहेगा ही। ठीक है। क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इसमें से कौन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था? हम लोग एक चीज जानते हैं कि जर्मनी जो है एक्सिस पावर का पार्ट था, फ्रांस जो है एलाइज पावर का पार्ट था, और इंग्लैंड जो है वो क्या था? एलाइज पावर का पार्ट था। लेकिन जो पोर्टुगल था, पोर्टुगल जो है वो क्या किया था? पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या है? ये आपका गलत हो गया क्योंकि ये पार्टिसिपेट किया था, और राइट आंसर जो है वो पोर्टुगल हो गया। ठीक है। Name the place and the year of United Nations Monetary and Financial Conference. United Nations Monetary and Financial Conference कब बना था? ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए, 1944। ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर में बना था, और ए 1944 में बना था। इसमें दो चीज, आईएमएफ और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, दोनों इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन है यहाँ पर, Why did China become an attractive destination for multinational companies? चाइना जो है अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। इसके पीछे मेन रीजन क्या था? तो चाइना का अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होने के पीछे जो मेन रीजन था वो था कि बिकॉज वेजेस वेयर लो इन चाइना। वेजेस जो था वो काफी ज्यादा लो था चाइना में, और ये एक मेन रीजन था कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वहीं पर अट्रैक्ट होती थी, और बहुत सारी अमेरिकन कंपनी भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो चाइना में सेटअप करके रखी थी। क्वेश्चन यहाँ पर, फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू, बोला कि ब्रिटेन में जो फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ उससे क्या हुआ? तो हायर इनकम, इनकम कंटिन्यू इंक्रीज कर गया, इनकम बढ़ गया। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डिसीजन पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो कौन सा कंट्री था? यूएसए जो था वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज था, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसके पास वीटो था इसके रिगार्डिंग। ठीक है।
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट मेनली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है किस कॉन्टिनेंट के बीच में मेनली फाउट हुआ, तो यूरोपियन कंट्रीज जो थे आपस में लड़ रहे थे। राइट आंसर इज यूरोप। क्वेश्चन है यहाँ पर, थाउजेंड ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू, क्यों वो भाग गए, पोवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज। पोवर्टी और इसके साथ साथ जो डेडली डिजीज स्प्रेड हुआ था, इसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो वहां से भाग गए। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट लेसन वेर लर्न फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस बाय द इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्क्राइब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉलिटिकल फील्ड में जो चेंजेस हुआ, इसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया। इकोनॉमिक क्राइसिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद ग्रेट वॉर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, उसके पीछे भी बहुत सारे कॉजेस हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप हो गई थी पूरे वर्ल्ड में, ये क्वेश्चन है। पॉलिटिशियन लर्न टू की लेसन फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दो की लेसन था और उसमें से एक था, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजम्पशन। मान लीजिए कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और मास प्रोडक्शन बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, और उन बने हुए चीजों को अगर कोई कंज्यूम नहीं करने वाला रहेगा, तो इस सेंस में आप क्या कर सकते हैं, आपके मास प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन, इसके साथ साथ किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, मास कंजम्पशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। मार्केट कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट, मार्केट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं कर रहे थे, देयरफॉर गवर्नमेंट वुड नीड टू चेक फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस। मार्केट जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रांट नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, चेक कर रही थी फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस एंड प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्राइसेस का अपर वैल्यू को गेन करना या लोअर वैल्यू को गेन करना, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को रिगार्डिंग गवर्नमेंट इसको क्या कर रही थी, चेक कर रही थी। जरूरत थी इसकी, गवर्नमेंट चेक कर रहे फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस को, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को। द सेकेंड लेसन वॉज कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी के किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ कब डिपेंड करता है, कि उसका फॉरेन ट्रेड कैसा है। फॉरेन ट्रेड में यानी कि किन चीजों को इंपोर्ट कर रहा है, किस चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते एक कंट्री कैसे डेवलप होगी। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट रोल डिड द सिल्क रूट प्ले इन लिंकिंग डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो था वो कैसा रोल प्ले कर रहा था वर्ल्ड को डिफरेंट पार्ट से लिंक करने में। क्वेश्चन है यहाँ पर, द सिल्क रोड ऑल्सो नोन एज द सिल्क रूट। सिल्क रोड को हम लोग सिल्क रूट भी मानते हैं। चाइना से साउदर्न यूरोप तक एक कनेक्ट होता था, स्पेशली इन इटली। और इससे सिल्क एक इम्पोर्टेंट आइटम्स था जिसका ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा और भी डिफरेंट इसेंशियल गुड्स जो थे, ईस्टर्न एशिया से यूरोप की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। Was an ancient trading routes that connected China and West, carrying goods and ideas between the two great civilizations of Rome and China। दो ग्रेट सिविलाइजेशन के बीच में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट होता था अलग अलग गुड्स का, साथ ही साथ सिविलाइजेशन का भी ट्रांजेक्शन होते थे, सिविलाइजेशन और साथ ही साथ गुड्स का भी। इससे यूरोप वाले जो है चाइनीज सिविलाइजेशन को सीखेंगे, चाइना वाले जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन को सीखेंगे। वुल्स गोल्ड एंड सिल्वर वेंट ईस्ट वाइल सिल्क वेंट वेस्ट, मतलब कि क्या क्या चीजें जो थी वो ईस्ट में जा रही थी, वुल्स गोल्ड और सिल्वर ईस्ट में आ रही थी यानी चाइना। और चाइना से सिल्क जो था वो यूरोप में जा रहा था। सिल्क उस टाइम हाईली डिमांडेड था, क्योंकि यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स जो थी वो सिल्क के क्लोथ पहनते थे। द सिल्क रूट्स फॉर्म प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर टाइज बिटवीन द फार लोकेशन। जो सिल्क रूट फॉर्म किस चीज को फॉर्म कर रहे थे, प्री मॉडर्न ट्रेड और साथ ही साथ कल्चर, इन दोनों चीज के बीच में एक लिंक सेटअप कर रहे थे। Product the new crops could make the difference between life and death. Explain the above statement in working context of Irish potato famine। आयरिश पोटैटो फेमाइन क्या था, आयरिश पोटैटो फेमाइन के टाइम में क्या हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले आयरिश पोटैटो फेमाइन की अगर बात करेंगे, तो एक कब से कब तक था, 1845 से लेकर के 1849 तक था। ठीक है। और लगभग इसमें कितने लोग मारे गए थे, इसमें लगभग 1 मिलियन लोग मारे गए थे। ठीक है। लगभग इसमें 1 मिलियन लोग मारे गए थे।
Ireland's poorest peasant became so dependent on the potato that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, मिड 1840s में क्या हुआ कि एक डेडली डिजीज स्प्रेड होगी पोटैटो के क्रॉप्स में, और उससे क्या हुआ, पोटैटो का टोटल जो क्रॉप्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया। यूरोपियन लोग जो थे पोटैटो क्योंकि चीपर अवेलेबल था तो उनका स्टेपल फूड आइटम हुआ करता था और उस पे वो डिपेंड थे। जब पोटैटो जैसे इसेंशियल फूड आइटम्स के डिस्ट्रॉय होने से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम। Hungry children digged for potato in a field that had already been harvested, hoping to discover some leftovers. Hungry children digged potato in the field. Hungry children क्या करते थे, फील्ड से पोटैटो डिग करते थे, that had already been harvested, hoping to discover some leftovers. इस देखिए उस रीजन से ये लोग डिग करके पोटैटो निकालने की कोशिश करते थे जिस रीजन में ऑलरेडी हार्वेस्ट किया जा चुका है। तो इस तरह के टफ सिचुएशन से लगभग 1 मिलियन लोग मारे गए थे potato famine से। During the Great Irish Potato Famine, around 10 lakh people died of starvation in Ireland. भूखमरी के कारण लोग जो थे मर गए। And double the number who were की immigrated to in search of work. इमिग्रेट मतलब वो कंट्री छोड़ करके भाग गए किसी और कंट्री में किस चीज के लिए, अलग अलग वर्क के सर्च में। ठीक है, यहाँ पर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द आयरिश पोटैटो फेमाइन, सेम वही चीज है। आयरिश पोटैटो फेमाइन पे बोल रहा है तो 1840s के टाइम में क्या हो गया, 1840 के टाइम में डेडली डिजीज स्प्रेड हो गई जिसमें 1 मिलियन पीपल मारे गए थे। और ये पोटैटो फेमाइन जो थी 1845 से 1849 के बीच में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वेयर द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिजाइन फॉर, what made them shift their attention towards the developing countries। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो था वो ब्रिटेन विद विंस के बाद बना था। हेम्पशायर सिटी है और वो कहाँ पे है, यूएसए में। वहां पर 1944 में दो चीजें बनी, एक तो आईएमएफ, इनफैक्ट एक सॉरी बालक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, ये दो चीजें इंट्रोड्यूस हुई। देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन। बोल रहा है यहाँ पर, द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर नोन एज द ब्रिटेन वुड ट्विंस। इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है क्योंकि दो चीजें एक साथ इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटेन वुड में। द ब्रिटेन वुड ट्विंस वेयर डिजाइन टू फैसिलिटेट द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस इन द यूरोपियन नेशन। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस क्रिएट हुआ कहाँ पे, यूरोपियन नेशंस में। यूरोपियन नेशंस में पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस क्रिएट हो गया। दे वर सेड टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज। एक किस चीज को फुलफिल कर रहे थे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इंडस्ट्रियल कंट्रीज का, द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ठीक है, these were not equipped to deal with the challenges of poverty and lack of development in the former colonies। इस एक किस लिए स्टार्टिंग स्टेज में जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक बना था डेवलपिंग नेशन को, डेवलप्ड नेशन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब डेवलप्ड नेशन ने इनसे लोन लेने से इनकार कर दिया तब ये फोकस किया कहाँ पर, डेवलपिंग नेशन पे, C-77 पे, जो लोग अभी डेवलप हुए थे या जो लोग अभी colonial कंट्रोल से बाहर निकले थे। क्योंकि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए उन्हीं को लोन की रिक्वायरमेंट थी। और ये जो दोनों ट्विंस इंट्रोड्यूस हुए थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनको टारगेट किया। बल्कि although there was unprecedented growth in the West and Japan, nothing was done about the poverty and lack of development in the countries which were earlier colonies। बोला कि ये स्टार्टिंग स्टेज में क्या थे, डिफरेंट कॉलोनीज थे, कॉलोनिकल डेवलपमेंट्स भी उस समय हो रहा था। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड टू मीट द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस दैट एरोज आफ्टर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू के बाद किस तरह के क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। The steps taken are as follows, कुछ डिफरेंट स्टेप्स थे। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश आईएमएफ टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफिसिट ऑफ इट्स मेंबर। जो भी इसके मेंबर होते थे उनसे डील करते थे किस चीज को, फंड को लेकर के। द वर्ल्ड बैंक वाज सेव टू फाइनेंशियल पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस। पोस्ट वॉर यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनको इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शंस करना था वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे वैसे कंट्रीज। ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक बात माइंड में लॉक कर लीजिएगा कि ब्रिटेन वुड जो था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे बेस्ड था।
और डॉलर वाज वर्किंग एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस। डॉलर को किसके रेशियो में फिक्स किया गया था? गोल्ड के रेशियो में, कि जितना गोल्ड का प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग डॉलर का रेशियो रखा जाता है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे डिपेंड था ब्रिटेन वुड्स। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मेन वर्क था ये, जो लोग इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी चाहते, जो कंट्री, उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। Explain the cause of the Great Depression in the US between 1929 to 30। 1929 से 30 के बीच में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है यूएसए में। बोला, the failure of banks, which was the impact of stock market crash as more people withdraw their saving from the banks, leading to closure। बहुत सारे लोग जो हैं अपने सेविंग को बैंक से एक्सट्रैक्ट कर लिए, निकाल लिए वहां से। बोला कि रिडक्शन इन परचेजेस ड्यू टू द डिमिनिश्ड सेविंग, कम सेविंग से क्या हो गया, रिडक्शन कम हुआ परचेजिंग। द पासिंग ऑफ बल्कि स्मूथ हावले टैरिफ ऑफ द टैरिफ एक्ट ऑफ 1930 इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। और दूसरी बात कि इंपोर्टेड गुड्स अगर आप मंगाना चाह रहे तो उस पर हाई टैक्स लगता था, तो कुछ एक टफ सिचुएशन रहा, जिसके कारण ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है 1929 से 1930 के बीच में। और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आने के एक और कारण था, जो यूएसए था, वो बहुत सारे कंट्रीज को लोन दे दिया, और वो भी बिना किसी डिस्कशन का, और बिना वो मतलब गारंटी ऑफ लोन कि अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाएगा तो हम लोन को रिकवरी कैसे करेंगे, बिना कोई रिकवरी मेथड का, या जिस कंट्री को लोन दिया वहां की गवर्नमेंट को बिना इन्वॉल्व किए लोन देना स्टार्ट कर दिया, जबकि लोन को रीपे नहीं करा पाए। और ये मेन रीजन था इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का पूरे यूरोप और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका में। ठीक है। बोला कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड, हु वेयर द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर स्टीप डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। क्या क्या डिक्लाइन हुआ? प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ, इनकम्स डिक्लाइन हुआ, और साथ ही साथ ट्रेड डिक्लाइन हुआ। ये चार चीजें डिक्लाइन हुई। Agricultural regions and communities were worst affected due to the fall of agriculture prices and ruin of the urban center। देखिए एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो फॉल हो गए, और साथ ही साथ डिस्ट्रॉय हुआ अर्बन सेंटर्स। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड फर्दर पॉवर्टी इन द सोसाइटी एंड पीपल वर लिविंग इन की डिस्ट्यूट कंडीशंस। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, और पीपल जो है और डिस्ट्यूट कंडीशंस में रह रहे थे। ये कुछ टफ सिचुएशंस था। ठीक है। जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, और ग्रेट डिप्रेशन जो था उसका एक बड़ा ही बैड इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड में। बोला कि द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू लो वेजेस कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेजेस कंट्रीज, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पर सेटअप हुई? उन कंट्रीज में जहां पे वेजेस कम था। वो क्या मेन टारगेट होता था एमएनसीज का, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, आंसर है द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1917 एंड रिमेन टिल द एंड ऑफ 1990। अनएम्प्लॉयमेंट जो था बहुत सारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा था। फ्रॉम द लेट 70s बोला कि एमएनसी बिगन टू शिफ्ट प्रोडक्शन टू लो वेस्ट एशियन कंट्रीज। एमएनसी ने अपना प्रोडक्शन यूनिट कहाँ रखा? लो वेस्ट जो एशियन कंट्रीज थे वहां पर रखे। बोला कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ चाइना कोलैप्स, यूएसएसआर एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी। यूएस चाइना का इकोनॉमिक पॉलिसी जो था वो क्रैश हो गया, कोलैप्स हो गया। उस यूएसएसआर एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी। बहुत सारे कंट्री यूएसएसआर के साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आए। वेजेज वेर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना में वेजेस काफी कम था। It became the most attractive destination for the investment by foreign companies to capture global market। और इसलिए ग्लोबल मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए चाइना एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। हर कंपनी चाहती थी यहाँ पर आकर के कंट्रोल कर ले।
और इससे बहुत ही ज्यादा अलग इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड में चाइना का। Thus, the relocation of industries became a matter of profit for MNCs and stimulated world trade and capital flow to this low wage country। ये किस चीज को शो कर रहे थे? लो वेज कंट्रीज को शो कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डिड डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज द G77? गिव थ्री रीजन। क्यों डेवलपिंग कंट्री ने G77 बनाया? इसके पीछे के तीन रीजन बताओगे। पूरा कि G77 और ग्रुप ऑफ 77 refer to the 77 developing countries that did not benefit from the पूरा कि fast growth western economic experience in 1950s and 1960s। ये वो कंट्री थे जिनको हम डेवलपिंग नेशन में रखे हैं, और ये यूरोप या उसके साथ साथ जो यूएसए थे, इनके डेवलपिंग रेट को मैच नहीं कर पा रहे थे। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू G77। दे डिमांडेड, इन्होंने ऑर्गेनाइज होकर के G77 बनाया, a new international economic order that would give them real control over their नेचुरल रिसोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में नेचुरल रिसोर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, एक क्या किया? रियल कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस पे उन्हीं का कंट्रोल रहेगा जिसका कंट्री है। वो कॉलोनियल पीरियड जैसा नहीं चलेगा कि नेचुरल रिसोर्स हमारे और इंग्लैंड यूज कर रहा है, तो ये चीज हट गया। मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, बहुत सारे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी, असिस्टेंस है, और fairer prices for raw materials and give better across for the manufactured goods in developed countries market। डेवलप कंट्रीज मार्केट में या डेवलपिंग जो नेशन मार्केट है, वहां पे मैन्युफैक्चर गुड्स एजेंसीज क्या करती थी? सेल करती थी। तो इस तरह से एक नया मार्केट भी लोगों के सामने अवेलेबल हुआ। ये लोग भी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी गेन कर रहे थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर रहे थे। बट अभी भी कंपेरेटिवली वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, उनके कंपेयर में इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बोला है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड चेंज द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू अमेरिका। गिव एनी थ्री सुटेबल एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमेरिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने 1492 में अमेरिका का खोज किया। थ्री एग्जांपल आज फॉलोस। बोला कि मेनी कॉमन फूड एग्जांपल पोटैटो, सोया, टोमेटोस, मेज एक्सेट्रा विल इंट्रोड्यूस टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। ये क्या हुआ? कौन कौन से फूड आइटम्स थे? पोटैटो था, सोया था, और साथ ही साथ टोमेटोस था, मेज था, इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप फ्रॉम अमेरिका। दीज क्रॉप्स मेड अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक किस चीज के बीच में डिफरेंस बना रहे थे? लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस। द पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर इन इंग्लैंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटोस। पुअर जो है वो किस चीज पे डिपेंड हो रहे थे? पोटैटोस पे डिपेंड हो रहे थे। इंग्लैंड या उसके आसपास के जो भी कंट्री थे, जैसे कि आयरलैंड की पोटैटो फेमाइन की बात करें। Religious dissenters from Europe fled due to the fear of persecutions in Europe and migrated to America। यूरोप से माइग्रेट करके वो अमेरिका सेटल हो गए। स्लेव ट्रेड वाज स्टार्टेड। स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट था। वो ट्रायंगुलर ट्रेड की बात कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, और उसके साथ साथ यूएसए। इसके बीच में ट्रायंगुलर ट्रेड होता था। इसके अलावा बोला कि एंड टूक देम टू अमेरिका वेयर दे वर्क ऑन प्लांटेशन। यूरोप बिकेम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। यूरोप जो था वो क्या था? यूरोप जो था सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का। ठीक है। प्रीसियस मेटल एग्जांपल सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको आल्सो एनहांस्ड यूरोपियन वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड। पेरू और मेक्सिको में जो स्टार्टिंग के सिल्वर माइंस थे, उसका वाइडली यूज करते थे यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। In many part of the world, this development meant loss of freedom and livelihood। बहुत सारे countries में बोला कि trade flourishing and market expanded in late 19th century, but there was a darker side to the बोला कि to this process। sustainable सस्टेनियत करने के लिए बोल रहे हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस डेवलपमेंट मीन लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड्स। ये डेवलपमेंट जो था, इससे दो चीजों की लॉस हो रही थी, एक तो फ्रीडम, दूसरा लाइवलीहुड का। ठीक है। लेट 19th century यूरोपियन कंक्वेस्ट ब्रॉट अबाउट मेनी डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस इन द कॉलोनीज। यूरोपियन कंट्रीज जो थे लेट 19th सेंचुरी में अपने कॉलोनियल नेशन में, चाहे हम अमेरिका की बात करें या एशिया की बात करें, वहां पे बहुत सारे चेंजेस कर रहे थे। वहां पे अलग अलग चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि 1853 में इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस किए।
In Africa, 1890s, a fast-spreading disease of cattle plague or rinderpest had terrifying impact on people's livelihood and the local companies. एक डिजीज स्प्रेड हुआ और इसका नाम था रिंडर पेस्ट, और इस डिजीज ने 1890s के आसपास नियर अबाउट 90% जो एनिमल का पॉपुलेशन था उसको वाइप आउट कर दिया। और अफ्रीकन लोग जो थे दो चीज करते थे, या तो एग्रीकल्चर करते थे, नहीं तो फिर वो हर्डिंग करते थे या कैटल पालते थे। The example of endangered labor migrated from India illustrates that it was a world to faster economic growth for some and great misery and poverty for others. इनका देखिए, इंडिया से भी बहुत सारे माइग्रेट हो करके लेबर गए, उनका इकोनॉमिक, कुछ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कुछ का नहीं हो पाया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन यूरोप एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोरियन इन एशिया एंड अफ्रीका, कोरक्वाइन इन एशिया एंड अफ्रीका, बोल रहा कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। अमेरिका जो था न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जो मशीन थी उसको यूज कर रहा था, जिसके कारण इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग बन रहा था यूएसए। और उसके स्पीड को, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को मैच नहीं कर पाया यूरोप, इसलिए यूरोप धीरे धीरे पीछे हो गया और अमेरिका इकोनॉमिकली या जिस पर्पज से हम बात करें, अमेरिका आगे हो गया। ठीक है। But after the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the colonial market. बोला कि रिकैप्चर कर रहे थे। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द colonial market. colonial market में इनका डोमिनेंस अलग पैटर्न्स में दिख रहा था। To finance war expenditures, Britain had borrowed from the US. At the end of the war, Britain was burdened with huge external debt. देखिए, वॉर के एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए ब्रिटेन लोन लिया यूएसए से। वॉर खत्म होने के बाद एक बड़ा, बहुत ही बड़ा लोन हो गया था ब्रिटेन के ऊपर यूएसए का। The war had led to huge increase in demand, production and employment. वॉर से प्रोडक्शन और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा डिमांडेबल हो गया। The government reduced Buraki bloated war expenditures to bring them into line with Buraki peacetime revenues. The government reduced bloated war expenditures to bring them into line with peacetime revenues. गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरह की रेवेन्यूज भी इंट्रोड्यूस कर रही थी, ये वही गवर्नमेंट थी जो कॉलोनियल कंट्रीज के लिए वर्क करती थी। ठीक है। These developments led to huge job losses. In 1921, in every five British workers was out of work. मतलब कि पांच में से एक वर्कर जो था आउट ऑफ वर्क था, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी 1821 के आसपास। क्वेश्चन है, व्हाट अटैच्ड द यूरोपियंस टू अफ्रीका, गिव एनी थ्री रीजन। तीन रीजन बताना है कौन कौन सी चीजें अटैच की यूरोपियन को अफ्रीका से। यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड ड्यू टू द रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स ऑफ अफ्रीका। क्यों अट्रैक्ट हुए, तो दो चीज है अट्रैक्ट होने का, एक तो लैंड और साथ ही साथ मिनरल्स अफ्रीका के। दे केम टू अफ्रीका टू स्टेब्लिश प्लांटेशन एंड एक्सप्लॉयट माइंस। प्लांटेशन स्टेब्लिश करने ताकि उनको ह्यूज प्रॉफिट हो सके, और यूरोप में एग्रीकल्चर करने के कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। एंड एक्सप्लॉइट माइंस, और माइंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अफ्रीकन कंट्रीज वर मिलिट्री वीक एंड बैकवर्ड, बोला कि मिलिटरली जो था वीक और बैकवर्ड था, इस पे रूल करना आसान था, इसलिए उसने अफ्रीका को टारगेट किया। साथ ही साथ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्स थी यहाँ पर, सो इट वाज इजी टू कन्क्वेयर देम। आसान था इस पे कन्क्वेयर करना, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज साथ ही साथ अमेरिकन कंट्रीज ने भी क्या किया, इस पे आसानी से कंट्रोल कर लिया। But describe the effect of Great Depression of the world. Who were the worst affected by this depression? इसको हम लोग ऊपर में क्वेश्चन किए थे। बोला कि there are the steep decline in the production, employment, income and trade. चार चीजें, चार चीजें, प्रोडक्शन था, एम्प्लॉयमेंट था, इनकम था और ट्रेड था, ये चीज डिक्लाइन हुई। एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड communities were worst affected due to the wall of agricultural prices and ruin of the urban center. अर्बन सेक्टर बर्बाद हो रहे थे और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्राइसेस घट रहे थे, जिसके कारण डिप्रेशन आया। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड फर्दर पॉवर्टी इन द सोसाइटी एंड पीपल वेर लिविंग इन बड़ी डिस्ट्यूट कंडीशंस। काफी खराब कंडीशंस में लोग रह रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी आ रही थी। ये कुछ चेंजेस है, इसको ये मेजर ग्रेट डिप्रेशन के बाद चेंजेस हुआ, इसको हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में भी किए थे।
बोल रहा है कि द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयरिश पोटैटो फेमाइन। आयरिश पोटैटो फेमाइन को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। आयरिश पोटैटो फेमाइन जो है डेथ और लाइफ कैसे कॉज कर रहा था, क्योंकि पोटैटो जो था स्टेपल डाइट था यूरोप का, ठीक है। और यूरोप की स्टेपल डाइट पे लोग पोटैटो पे ज्यादा डिपेंड थे। 1840s के लेट 1840s और मिड से हम लोग बात करेंगे कि उस टाइम पोटैटो जो स्टेपल फूड आइटम्स होता था उस पे डेडली डिजीज का अटैक हुआ और वो पोटैटो जो था टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसका नेगेटिव आउटकम्स क्या हुआ कि लगभग 1 मिलियन लोग मारे गए इसमें, ठीक है। तो ईयर क्या था 1845 से 1849 था। बेटर लाइवलीहुड के लिए वो किस चीज पे, पोटैटो पे डिपेंड रहते थे। कंडीशन इतना ज्यादा खराब था कि बच्चे उन खेत पे जाकर के डिगिंग करते थे जहां पे ऑलरेडी पोटैटो का हार्वेस्टिंग हो गया, ताकि कुछ बचे हुए पोटैटो मिल जाए तो अपना जीवन जी लेंगे, ठीक है। बोला कि what are indigent laborers, how were they recruited, explain the condition of the indigent labor who went to work in different parts of the indigent labor किसको बोलते हैं, where the bonded laborers under contract work for employers for working employers for specific amount of time, एक specific amount of time के लिए उनको as a slave कह सकते कि रखा जाता था, बहुत ज्यादा वर्क कराया जाता था, ठीक है। Hundreds of thousands of Indians laborers went to work on plantation in mines, roads and railways. इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं थे तो एक नॉर्मल से जो लेबर वाला वर्क होता है उसी को करते थे। जैसे हम ले सकते हैं कि लेबरर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन माइंस, रोड्स और रेलवेज, रेलवे प्रोजेक्ट में, माइंस में, रोड में, इन सब में काम करते थे। दे वर हायर्ड एंड प्रॉमिस्ड रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर 5 years ऑफ वर्क। 5 साल काम करने के बाद इनको इंडिया लौटने का मौका दिया जाएगा। दे केम फ्रॉम ईस्टर्न यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई एरियाज ऑफ तमिलनाडु। आते कहाँ से थे, तो यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया और इसके साथ साथ ड्राई रीजन ऑफ तमिलनाडु से आते थे। The main destination of Indian endangered migrants were the Caribbean island, mainly Trinidad, Guyana and Suriname. कैरेबियन आइलैंड था, कैरेबियन आइलैंड में कौन कौन सा, त्रिनाद था, त्रिनादाद, गुयाना था और सुरीनेम था, ठीक है। मॉरिशस और फिजी ये वो सेंटर्स थे जहाँ पे इंडेंजर्ड लेबर रहते थे। हिस्ट्री में चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े हैं कि फिजी के इंडेंजर्ड लेबर थे बाबा रामचंद्र, जिन्होंने अवध में पिजेंट्स के लिए वर्क किया था। तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन यानी कि प्रेजेंट डे श्रीलंका एंड मलाया यानी मलेशिया, यहाँ पर जाते थे। मलाया, मलेशिया, फिजी, सूरीनेम, गुयाना, त्रिनिदाद, ये सब क्या है, वो सेंटर है जहाँ पे इंडियन इंडेंजर्ड लेबर बन करके गए। Recruitment was done by agents and tempt the prospective migrants from the providing false information about the final destination. फाइनल डेस्टिनेशन से पहले उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया जाता था कि आपको फॉरेन भेजा जाएगा, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे इन्वायरमेंट में आपको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। और उस टाइम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, या जो अफ्रीकन कंट्रीज थे वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो वो लोग इस चीज को करने के लिए रेडी हो जाते थे। Describe the factors that led in to the Bretton Woods system and beginning the globalization. Decline of economic power of the USA. बोला कि the important reason behind the end of the Bretton Woods systems are decline हो गया यूएसए का इकोनॉमिक पावर, ठीक है। चेंज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज करना चाहते थे। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है बोला कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में। शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस वर्सेस चेंजेस बोला कि इन चाइना, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था इंटरप्राइजेस, और ये अलग अलग तरह की चेंजेस भी हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बोला कि the important reason behind the end of Bretton Woods systems are a decline in working economic power in USA, यूएसए में इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन हो गया था। चेंज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस हो रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट थी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में, ठीक है।
शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस वर्सेस चेंजेस इन चाइना। शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन होता इंटरप्राइजेस वर्सेस चेंजेस इन चाइना, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट था एमएनसी कंपनी का वो चाइना डेस्टिनेशन बन रहा था, क्योंकि लो वेजेस था यहाँ पर। ठीक है। डिस्क्राइब एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉर्नोलॉजी इन ब्रिटेन। क्या था मेन? बस अभी 3 मार्क्स में पूछेगा, 5 इफेक्ट वाले दिया है 3 मार्क्स, तो 3 ही पॉइंट। ब्रिटेन बिगेन टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के रेस्ट पार्ट थे, उस फूड ग्रेन्स को क्या करता था? इम्पोर्ट करता था। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट्स। ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर था उस इम्पोर्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इम्पोर्टेड जो फूड आइटम्स होते थे उसके प्राइस काफी कम रहते थे। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न, अभी भी है, उस समय भी था। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वेर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। बहुत सारे ऐसे रीजन्स था जहां पे लैंड में कोई एग्रीकल्चर नहीं होता था। ठीक है। थाउजेंड ऑफ मेन एंड वुमेन वेयर थ्रो आउट ऑफ द वर्क। हजारों लोगों को क्या किया, मेल और फीमेल को वर्क से बाहर निकाल दिया गया। Why have the historians described the 19th century endangered as a new system of slavery? Explain any 5 reason। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में कर लिए कि कैसे इंडेंजर्ड लेबर जो थे मॉरिशस, फिजी या त्रिनादाद जो था, गुयाना, ये सब जाते थे। तो एक तो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनसे फॉल्स प्रॉमिस करते थे, फॉल्स प्रॉमिस करके समझा चुके, इसीलिए यहाँ पर आपको लिख कर नहीं बता रहा है। फॉल्स प्रॉमिस करते थे, 5 साल बाद उनको वापस आना रहता था, हेवी वर्क लिया जाता था, इनके अकॉर्डिंग फूड आइटम्स नहीं थे, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स था। ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग खत्म किए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट भी रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आपको आना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है। आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और किस टॉपिक पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या पीडीएफ चाहिए, या किस पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अभी करंट अफेयर से रिलेटेड और काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीडीएफ क्विज ये सब आपको चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर के ऐप आरकोडपा पे चाहिए, जहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। यहाँ तक कि अभी हम लोग नया लॉन्च किया है, वो था 3D डायग्राम के थ्रू हम लोग बायो के अलग अलग टर्म्स को समझा रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग स्टडी को इंटरेस्टेड बना रहे हैं, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और जुड़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। एसएसटी के लिए एसएसटी की पाठशाला, और आपको याद है कि और सब्जेक्ट के लिए हम लोग को इग्नाइट वर्ड्स पाठशाला पे जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।